इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है मैं 40% की बात कर रहा हूं। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे जेईई में देखते हो ना +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस करती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिया है WBJ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके अंदर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, और अगर आपको अपने मार्क्स को इंक्रीज करने तो वहां पर आपको जो है और ज्यादा अटेम्प्ट करने रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल WBJ के एग्जाम में अगर आप 200 में से मान लो सिर्फ आप 20 नंबर का सॉल्व कर पा रहे हो, तो आपको पता है कि यार 20 नंबर का सॉल्व करने से आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, वहां पर आपको अपने नंबर को बढ़ा करके 40-50 तक लेकर के जाना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या करना पड़ता है, आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता है, आपको और ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपका बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने का, अच्छी रैंक आने का, राइट। जैसे कि मान लो आप अगर एक क्रिकेट मैच खेल रहे हो, आपके पास में आपको चाहिए 6 बॉल में 20 रन लास्ट में, तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप हर बॉल में ट्राई करोगे, शायद 20 रन बन जाए, अदरवाइज आप वैसे भी लूज कर रहे थे वैसे भी लूज करोगे, राइट। सो इसीलिए यार कब तुक्का लगाना है कब नहीं लगाना है इसकी समझ आपको होनी चाहिए, उसके बाद लगाना है या नहीं लगाना है ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में मैं आपके सामने 4 क्वेश्चन लिया हूं, और आपको मैं समझाऊंगा कि तुक्का आपको लगाना कैसे होता है। एक तो होता है आप अंधा तुक्का लगाते हो, अंधा तुक्का आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि उसमें क्या होगा आपके 4 में से एक ही सही होंगे, लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट गेसिंग करोगे तो एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप 4 में से 2 या 3 क्वेश्चन जो है सही कर पाओ, और वही सारी चीजें आपको मैं इस प्लेलिस्ट के थ्रू सिखा रहा हूं। आप अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आप जाओ, आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, इसके अंदर में आपको क्या करना है फटाफट से कुछ वीडियोस देखनी है, क्योंकि WBJ का एग्जाम बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप लोग जाओ कुछ वीडियोस देखो, 7-8 वीडियोस देखोगे तो आपका दिमाग खुलना स्टार्ट होगा, आपको समझ आएगा कि यार इंटेलिजेंट गेसिंग क्या होती है, तुक्का ट्रिक्स क्या होता है, लॉजिकल वे में हम ट्रिक्स किस तरीके से लगा सकते हैं। एंड अगर आपको लगे कि हाँ ये सारी चीजें आपके लिए फायदेमंद है तो आप ज्वाइन कर सकते हो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स। ये एक पेड कोर्स होता है, WBJ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोर्स है ऑल ओवर बंगाल के अंदर में। इसके अंदर में आप एनरोल कर सकते हो ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखने के लिए। सारे ट्रिक्स आप 5 आवर के कोर्स में जो है स्ट्रक्चर्ड वे में सीखोगे, एप्लीकेशंस देखोगे, लेटेस्ट 2022 के पेपर में आप एप्लीकेशन देखोगे, लेटेस्ट बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे पेपर्स के अंदर में, और इसके अंदर में हमने मॉक टेस्ट को भी इंक्लूड कर दिया है फ्री में। फ्री में आप जो है एंड मोमेंट में मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको और कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर में अगर आपको एनरोल करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फायदा क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, अगर आपकी प्रिपरेशन एकदम ही जीरो है तो जीरो प्रिपरेशन में भी आप किस तरीके से अंडर 7 के रैंक WBJ के अंदर में ला सकते हो, ये आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके विद प्रूफ में आपको दिखाऊंगा कोर्स के अंदर में। प्री रिकॉर्डेड कोर्स होता है, पेमेंट करने के बाद में कुछ घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा। और अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि मान लो आप 30 से 50 नंबर तक ला सकते हो और आपको मार्क्स इंक्रीज करके जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने की नीड है, तो आप यहां से किस तरीके से 80 प्लस का स्कोर मैनेज कर पाओगे कम टाइम में, ये आपको कोर्स के अंदर में डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा, ताकि आप अपना जेयू का ड्रीम जो है वो सिक्योर कर सको। मैं खुद यार AIR 849 रह चुका हूं WBJ के अंदर में, तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है WBJ एग्जाम किस तरीके से वर्क करता है, क्या करता है, किस तरीके से नंबर बढ़ाना रहता है। तो इस कोर्स में आप लोग बहुत ज्यादा जो है ट्रस्ट कर सकते हो। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आपकी चॉइस है, आपको नंबर बढ़ाने हैं तो जाकर के आप लोगों को इसके अंदर में एनरोल कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर आप क्वेश्चंस को इंटेलिजेंट गेसिंग की तरह सॉल्व करना चाहते हो तो आपको ऑप्शंस को देखना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है। अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे, मान लो आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपसे सॉल्व हो रहे हैं, अगर सॉल्व हो रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। अब तुक्का लगाने के पीछे आपका जो है ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको रेड 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 3 बार दिख रहा है, ठीक है ना। किसके केस में, एसिडिक के केस में आपको रेड 3 बार दिख रहा है। तो एसिडिक के केस में रेड के होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो। क्योंकि देखो जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है ना, वो ऑप्शंस इस तरीके से बनाता है कि वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। तो यहां पर एसिडिक के केस में वो 3 बार रेड दिया, 1 बार ब्लू दिया है, तो ब्लू के होने के चांसेस कम है, रेड के होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो आपको रेड में कंफ्यूज कर रहा है, राइट। सेकंड केस में देखोगे तो आप देखोगे वायलेट वायलेट आपको 2 बार दिखेगा, ऑरेंज 1 बार दिखेगा, कलरलेस 1 बार दिखेगा। तो वायलेट के होने के चांसेस जो है यहां पर ज्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गारंटी से यही होगा, बट मैं ये कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ये चीज के होने की।
नेक्स्ट अगर आप देखोगे न्यूट्रल हो गया, बेसिक के केस में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा यहां पर ब्लू 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 3 बार दिख रहा है, रेड सिर्फ 1 बार दिख रहा है। तो यहां पर ब्लू के होने के चांसेस जो है ज्यादा है, क्योंकि टीचर आपको जो है 3 बार ब्लू दिया है बेसिक के केस में, ठीक है ना। तो जो चीज आपको ज्यादा बार दिखता है ना कहीं आंसर वहीं पे छुपा होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, जो चीज आपको ज्यादा बार दिखता है कहीं ना कहीं आंसर वहीं पे छुपा होता है। तो यहां पर रेड आपको ज्यादा बार दिखा, रेड में आंसर छुपा हो सकता है, वायलेट ज्यादा बार दिखा, वायलेट में आंसर छुपा हो सकता है, और आपको ब्लू ज्यादा बार दिखा तो ब्लू में आंसर छुपा हो सकता है। तो रेड, वायलेट और ब्लू, ऑप्शन डी जो है ना उसको आप अगर तुक्का लगाओगे तो आपके चांसेस सबसे ज्यादा हाई होंगे सही होने के, ठीक है। अंधा तुक्का मत लगाओ, कुछ सोच के कुछ लॉजिक के बेस पर अगर आप तुक्का लगाओगे तो आपके बहुत सारे तुक्के जो है सही होंगे। अब अगर आप इस क्वेश्चन को यहां पर देखते हो तो जनरली आप मेरे को बताओ, ये जो ई है, ई और ई स्क्वायर है, ई का टर्म आपको जनरली ऑप्शंस में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। जनरली जो ऑप्शंस बनते हैं वो नंबर्स के फॉर्मेट में होते हैं, लेकिन आप साइकोलॉजी समझो, टीचर के दिमाग के अंदर घुस जाओ, जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया उसने ई को डाला, उसने ई स्क्वायर को भी डाला, तो कहीं ना कहीं इससे ये हमको समझ आता है कि चांसेस हाई है कि ई वाले में से आंसर होगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? नॉर्मल केसेस में आप बताओ 100 क्वेश्चन में शायद ही कोई एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा जिसमें कि ऑप्शंस के अंदर में आपको ई दिया रहेगा, अदरवाइज स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं। बट अगर कोई स्पेसिफिक चीज आपको ऑप्शन के अंदर में दिया है, वो भी दो ऑप्शन में दिया है, ई भी दिया है, ई स्क्वायर भी दिया है, तो कहीं ना कहीं चांसेस हाई होते हैं कि ई वाले टर्म्स में आंसर होंगे। इसके चांस हमारे पास में क्या है, थोड़े से कम है, राइट। अब अगर आप इन दोनों में तुक्का लगाना चाहते हो तो आप कौन सा तुक्का लगाओगे, बेटर कौन सा होगा? देखो ई की वैल्यू होती है 2.7 के आसपास जितना मुझे नॉलेज है, और ई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में होती है कुछ 9-10 के आसपास जितना मुझे नॉलेज है, राइट। तो ये जो वैल्यू हमारे पास में है 2.7, ये हमारे इस 2 के साथ में क्या है, थोड़ा सा क्लोज है, ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ ई स्क्वायर आप ई को मार्क करोगे तो चांसेस थोड़े से ज्यादा होंगे आपके सही होने के, क्योंकि उसी के आसपास मिलता जुलता एक टर्म आपको 2 भी यहां पर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये लॉजिक कभी कभी वर्क कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट आपको एटलीस्ट कुछ सोचना पड़ेगा तुक्का मारने के पहले, यही अल्टीमेटली पर्पस है। आप कुछ भी सोच सकते हो, बट अगर आप कुछ सोचोगे तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ना सही होने की वो बढ़ जाएगी रादर देन कम जाएगी। तो इसको कहते हैं रिस्क मैनेज करना। आप किस तरीके से रिस्क मैनेज कर सकते हो, अगर आप 4 क्वेश्चन तुक्के लगा रहे हो तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि भाई 4 के 4 गलत ना हो जाए, वरना फायदा ही क्या हुआ। और अगर आप इन मेथड्स को फॉलो करोगे तो आप देखोगे 4 में से 2 या 3 तुक्के आपके जो है सही हो जाएंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहां पे दिया हुआ है कि जो हाफ लाइफ है वो है 5000 समथिंग। आपको बोल रहा है कि भाई ये क्या है 20, इसको मैं राउंड फिगर 20,000 बोल देता हूं, इसको मैं राउंड फिगर 5000 बोल देता हूं, इसको 20,000। तो अगर 5000 में हाफ लाइफ हो रहा है तो 20,000 में क्या होगा, हाफ लाइफ से ज्यादा होगा। मतलब हाफ लाइफ का मतलब क्या है, हाफ लाइफ का मतलब है 100 से 50 होना। 100 से 50 हो रहा है 5000 साल में, ठीक है। तो 20,000 साल में 50 से भी नीचे पहुंच जाएगा फॉर श्योर। तो आंसर किसी भी एंगल से आप देखो कि भैया आंसर किसी भी एंगल से क्या होगा, आपका आंसर 1/8 और 1/16 नहीं हो सकता ना यार, ठीक है ना। हमको क्या पूछा है, द फ्रैक्शन ऑफ डीकेज इन अ सैंपल दैट इज वुड बी, कितना डीके हो गया हमको ये पूछा है, ठीक है ना। डीके कितना हो गया हमारे पास में, हमको ये पूछा है। तो यार 1/8 और 1/16 हमारे होने के चांसेस कम है, ठीक है ना, क्योंकि 50 से ज्यादा ही होगा ना हमारा डीके, ठीक है। तो 7/8 और 15/16 में से हम तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से हम तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि अगर 5000 साल में ही 50% डीके हो गया तो हमारा 20,000 साल में 50% से ज्यादा डीके होगा। यहाँ पे 1/8 और 1/16 बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है, हमको 50% से ज्यादा बड़ी वैल्यूज चाहिए, तो हम 7/8 या फिर 15/16 में से तुक्का लगाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या हमारे पास में 15/16 हमारे पास में होता है। एक्चुअली हो क्या रहा है, ये 4 हाफ लाइफ है। 4 हाफ लाइफ का मतलब क्या हो गया, पहले 1 था तो आधा हो गया पहले हाफ लाइफ पे, फिर दूसरे हाफ लाइफ पे क्या हो गया 1/4 हो गया, है ना, एक हाफ लाइफ 2 हाफ लाइफ, तीसरे हाफ लाइफ पे क्या हो गया 1/8 हो गया, और चौथे हाफ लाइफ पे 1/16 हो गया, ठीक है ना। तो ये 4 बार आधा हो गया, आधा फिर 1/4 फिर 1/8 और फिर 1/16, ठीक है। तो फाइनली क्या बचा 1/16 बचा, तो डीके कितना हो गया 15/16 हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो? अब आ जाओ इसके अंदर में, ये हमारे पास में क्या है, जो पार्शियल मार्किंग के जो हमारे मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चंस है। कई बार बच्चों को उसमें भी दिक्कत आती है, बच्चे कहते हैं सर आपने सिंगल करेक्ट में तो तुक्का बता दिया, अभी पार्शियल में कैसे क्या करें। पार्शियल में क्या होता है ना, आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए कि आपको कितने नंबर वहां से उठाने हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बढ़िया बात है, आप इसको सॉल्व कर लो। अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते हो तो आपको ज्यादा इसमें क्या करना है, गलत नहीं करके आना है। एक नंबर भी अगर आप उठा सको तो आप वहां से उठा लेना। जैसे अगर आप ऑप्शंस को ऑब्जर्व करोगे ध्यान से तो आप देखोगे NO2 को आपको यहाँ पे क्या है 2 ऑप्शन दिया हुआ है NO2 का, यहाँ पर आप देखोगे NO2F का आपके पास में 2 ऑप्शन दिया हुआ है। अब फील करो इस चीज को, चांसेस क्या है, चांसेस ये है, अगर आपको एकदम ही रिस्क फ्री खेलना है, आपको ये पता है कि भाई मेरा ए और बी में से कोई एक सही होगा,
और मेरा सी और डी में से कोई एक सही होगा, इसी के चांसेस है भाई। NO2 माइनस में भी आ जाए प्लस में भी आ जाए, दोनों पॉसिबल नहीं है। NO2F माइनस में भी आ जाए प्लस में भी आ जाए, दोनों पॉसिबल नहीं है। तो AB में से कोई एक हो सकता है या फिर CD में से कोई एक हो सकता है। अगर आपको एकदम ही रिस्क फ्री रहना है तो आप क्या कर सकते हो, या तो AB में से कोई एक मार्क कर दो, छोड़ दो, बस एक ही आंसर मार्क करो, या A करो या B कर दो, या फिर CD में से कोई एक करो, दो आंसर मार्क करने मत जाना। इससे क्या होगा, अगर आपका आंसर सही हुआ, ठीक है, तो आपको पार्शियल के अंदर में एक नंबर मिल जाएगा, अगर गलत हुआ तो 0 रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो दो में से एक नंबर आपके मिलने की 50% चांस यहां पर रहेगी, क्योंकि आपको पता है या तो AB में से कोई एक मार्क करोगे 50-50 पॉसिबिलिटी सही होने का, या फिर CD में से कोई एक मार्क करोगे 50-50 पॉसिबिलिटी सही होने का। क्लियर है, यस और नो? अब अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना है, अगर आपको एकदम ही आर पार खेलना है, तो भी समझो क्या सिचुएशन बनेगी। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि भाई यहां पे माइनस साइन है, यहां पे प्लस साइन है, और यहां पे माइनस साइन है, यहां पे प्लस साइन है। अगर NO2 वाला प्लस के साथ हुआ तो चांसेस हाई है कि NO2F वाला माइनस के साथ होगा, यस और नो? फील करो। और अगर NO2 वाला माइनस के साथ हुआ तो चांसेस हाई है कि NO2F वाला प्लस के साथ होगा। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो कि भाई यहां का A और यहां का D आप मार्क कर दो, या तो आप ये कर सकते हो कि यहां का B और यहां का C आप मार्क कर दो। अगर ये रिस्क आप लेओगे तो इसमें क्या है कि ज्यादा चांसेस है कि आपको या तो 2 नंबर मिल जाएंगे या तो 0 रहेगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? मतलब समझना, यहां पे देखो थोड़ा सा चीजों को समझो। अगर आपको एकदम ही ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, AB में से कोई एक मार्क कर दोगे, या तो एक नंबर मिलेगा तो 0 मिलेगा। थोड़ा सा अगर आप ज्यादा सोच पा रहे हो तो आपको समझ आएगा कि भाई या तो आंसर ये होगा या तो ये होगा। तो अब बेटर क्या है, यहां पे भी 50-50 पॉसिबिलिटी थी और यहां पे भी तो अब 50-50 पॉसिबिलिटी है, तो ये करने से अच्छा आप यही कर दो। समझ रहे हो? तो आपको हमेशा मैथमेटिकली पता होना चाहिए कि पार्शियल मार्किंग के अंदर में आप कितना रिस्क लोगे, कितने प्रोबेबिलिटी से आपका सही होने के चांसेस है। अगर आप AB में से कोई एक मार्क करोगे, लेट से A, तो आपके सही होने के चांसेस क्या है, 50%, है ना? और नंबर कितने मिलेंगे अगर सही हो गया तो 1। उसी तरीके से यहां पर AD या फिर BC का कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन मार्क करोगे तो सही होने के चांसेस कितने हैं, 50%। लेकिन सही होगा तो 2 नंबर मिलेगा, गलत होने पे यहां भी 0, यहां पे भी 0। तो अब इस क्वेश्चन में बेटर ये है कि भाई आप या तो AD मार्क करो या तो आप BC मार्क करो, अगर आप इतना सोच पा रहे हो मेरे जितना। तो अगर नहीं सोच पा रहे हो, थोड़ा सा नंबर उठाना है, एक नंबर उठाना है, तो आप AB में से कोई एक मार्क कर दो या फिर CD में से कोई एक मार्क कर दो, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। पार्शियल मार्किंग के अंदर में तुक्का ट्रिक लगता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या आप लोग देख लेना, मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर AD है, मुझे मालूम नहीं, ठीक है, देख लेना आप लोग करेक्ट आंसर क्या है। बट AD या फिर BC में से कोई एक कॉम्बिनेशन ही आएगा, राइट। इनके करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका हमारे पास में D दिया हुआ है करेक्ट आंसर, इसका हमारे पास में E दिया हुआ है करेक्ट आंसर, इसका हमारे पास में शायद 15/16 ही होगा, और इसका हमारे पास में शायद से AD है, ठीक है। आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, करेक्ट आंसर से मतलब नहीं है, तुक्का ट्रिक कैसे लगाना है मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को सॉल्व करके देखना है, देख लेना आप लोग। क्या हमारे पास में NO2 यहां पर है, NO2F यहां पर है, तो आपके पास में ये कम हो रहा है ना, तो ये नेगेटिव के साथ आएगा और ये हमारा पॉजिटिव के साथ आएगा, ठीक है ना। तो AD हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। AD विल बी द फाइनल आंसर, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बन रहा है, तो बढ़ रहा है उसकी वैल्यू, और रिएक्टेंट क्या हो रहा है, विद पीरियड ऑफ टाइम कम हो रहा है, तो नेगेटिव के साथ में आ जाता है। क्लियर है ना यार? इस तरीके से आप लोगों को क्या तुक्का ट्रिक्स लगाना है, अंधा तुक्का एग्जाम में नहीं लगाना है। आप लोग जाओ फ्री प्लेलिस्ट को देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और पेड कोर्स में भी एनरोल करना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हो, ठीक है यार। बाकी तो बस यही बात है। तो इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है मैं 40% की बात कर रहा हूँ। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे JEE में देखते हो ना, +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस रहती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR² के प्रति है, उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी।